हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। हियर वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक है उसको रिवाइज करेंगे, जो कि प्रीवियस पेपर के अंदर आ चुके थे। अगर आपको मेरे ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह मैक्रो एंड माइक्रो के काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट एमसीक्यू है, कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट। कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पे इंडियन करेंसी जो है उसकी डेप्रिसिएशन हो गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू परचेज इंडियन करेंसी इन द ओपन मार्केट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इंडियन करेंसी को ओपन मार्केट से परचेज करना चाहती है। तो दिस रिप्रेजेंट्स डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड है, ये फ्लेक्सिबल है, मैनेज्ड फ्लोटिंग है, मैनिपुलेटेड है। क्योंकि यहाँ पे रिजर्व बैंक जो है जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है उसको लाने की कोशिश कर रही है। तो ये मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम है। मनी इज एन एसेट विच कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर। मनी एक एसेट है जिसको हम फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी। क्या यहाँ पे मनी जो है वैल्यू, मेयर ऑफ वैल्यू, जो वैल्यू को मेयर करती है, या स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट जिसका भुगतान हम फ्यूचर में कर सकते हैं, या स्टोर ऑफ वैल्यू है, या मनी जो है डेट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि यहाँ पे जो बात उन्होंने बोली है कि मनी जो है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो मनी की जो फंक्शन है डेट इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। तो सी जो है डेट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे हमें कॉलम 1 के अंदर कुछ चीजें बताई गई हैं, कुछ चीजें हमने कॉलम 2 के अंदर। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा पेयर जो है करेक्ट पेयर है। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 वी हैव टू choose the correct pair. Vegetable grown in the personal garden, it's a non-marketing activity. A car used as a taxi, consumer good. An air conditioner used by household, capital good. Scholarship given to the student by the government, factor income. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कार यूज्ड एज ए टैक्सी, तो ये कंज्यूमर गुड नहीं है। उसी तरह जो एयर कंडीशनर यूज बाय हाउस होल्ड वो कंज्यूमर गुड है, तो वो बेसिकली जो है कैपिटल गुड नहीं है। उसी तरह जो स्कॉलरशिप है वो फैक्टर इनकम नहीं है, ट्रांसफर है। तो यहाँ पे ट्रांसफर इनकम है। तो यहाँ पे जो वेजिटेबल ग्रोन इन द पर्सनल गार्डन है वो नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि A1, B2, C3, D4। तो मैं आपको सही आंसर जो है पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। वेजिटेबल ग्रोन इन द पर्सनल गार्डन, तो इट्स ए नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। बाकी जो है वो पेयर, मतलब जो पेयरिंग है दैट इज नॉट करेक्ट। तो दिस इज द करेक्ट पेयर। सो दिस इज द ऑप्शन। उसके बाद इसका और क्वेश्चन, मतलब एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट दी टेबल। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है फार्मर का है 2000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है। वैल्यू एडेड जो है दैट इज 2000। फिर उसके बाद हमने जो बेकर है वहां पे हमें बताना है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये फर्स्ट है। उसी तरह यहाँ पे इसका जो टोटल है वो सेकेंड है तीनों का। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है 2000 है, और यहाँ पे वैल्यू एडेड जो है वो है 2000। उसी तरह जो रिटेल सेलर है 4400 है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ पे हमने बतानी है, और वैल्यू एडेड जो है यहाँ पे ये 400 है। और उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये टोटल भी हमने बताना है तीनों को, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसी तरह जो वैल्यू एडेड है इसका भी टोटल हमने यहाँ पे बताना है। तो ये 400 के अंदर कॉमा लगाना है, वो मैं लगा देती हूँ। तो देखो यहाँ पे जो है ये
वैल्यू ऑफ आउटपुट 2000 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है, तो ये वैल्यू एडेड जो है 2000 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैल्यू एडेड जो है बेकर के अंदर 2000 है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है 2000 है। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडेड हम इस तरह से निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें नहीं दिया हुआ, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम वैल्यू एडेड के अंदर ऐड करके ढूंढ लेंगे, तो ये आ जाएगा 4000। उसी तरह 4400 हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखी है और यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दे रखी, लेकिन वैल्यू एडेड दे रखी है, तो 44 के 100 से हम 400 को माइनस कर देंगे, तो ये 4000 आ जाएगा। तो ये हमें बहुत सारी ऑप्शंस दे रखी हैं। तो देखो यहाँ पे जो है 4000 है, ठीक है। तो ये 4000 प्लस 2600 प्लस 4400, तो ये 10400। तो जो सेकंड जो है डेट इज 10400 है। तो 10400 दो चीजों में है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पहला है दैट इज 4000, क्योंकि ये जो है 4000 आना चाहिए। उसी तरह जो थर्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ये बेसिकली जो है 4000 है। उसी तरह इसका जो टोटल है वो 4400 है। तो ये जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन ऑप्शन। इस तरह से हमने इसको निकाल लेना है। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन ऑप्शन। यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दी हुई है। इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आर टू कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। स्टेटमेंट 2 जो है दैट इज एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप। तो अल्टरनेटिव दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है उसके अंदर जो है एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है और एक प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, और यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट होते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, ये तो सही है। स्टेटमेंट 2 जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टार्ट, देखो जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है उसकी पॉजिटिव स्लोप होती है बट वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है दैट इज नॉट ट्रू। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 है दैट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 जो है दैट इज फॉल्स। So statement 1 is true and statement 2 is false. This is the right answer. उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ, क्या करंट अकाउंट पेमेंट ओवर करंट अकाउंट रिसीट्स, कैपिटल अकाउंट पेमेंट ओवर कैपिटल अकाउंट रिसीट्स, ऑटोनॉमस पेमेंट ओवर ऑटोनॉमस अकाउंट रिसीट्स, अकोमोडेशन अकाउंट पेमेंट ओवर अकोमोडेटिंग रिसीट। सो द राइट आंसर जो है दैट इज द ऑटोनॉमस पेमेंट ओवर द ऑटोनॉमस अकाउंट रिसीट्स। इसी तरह क्वेश्चन 6 के अंदर भी क्या है, इंटरनल चॉइस है। Suppose the price of 1 UK pound has increased from rupees 70 to rupees 80 according to the market forces. This means that the value of Indian currency has appreciated, depreciated, revalued and devalued. देखो यहाँ पे क्या है कि हमारी इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है कम हो गई है। पहले हम 70 रुपीज दे के 1 यूके पाउंड लेते थे, अब हमें 80 रुपीज देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू ऑफ द इंडियन करेंसी है यहाँ पे डेप्रिशिएटेड है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है डेप्रिशिएटेड। तो इसको भी हम तो दिस इज द राइट ऑप्शन डेप्रिशिएटेड। उसके बाद जो इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है, सपोज कंट्री एक्स हैज मोर इन्फ्लेशन देन कंट्री वाई। इसका मतलब है कि जो कंट्री एक्स है उसमें ज्यादा इन्फ्लेशन है एज कंपेयर टू कंट्री वाई। तो यहाँ पे उन्होंने 4 स्टेटमेंट बताई हैं, तो वो हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली सिचुएशन टू हैपन इन सच ए केस। इस सिचुएशन के अंदर कौन सी सिचुएशन उत्पन्न होगी अगर अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट।
देखो एक्स के अंदर जो है कीमतें बढ़ रही हैं एज कंपेयर टू वाई, तो सरप्लस ट्रेड बैलेंस इन कंट्री एक्स तो नहीं पॉसिबल। डेफिसिट ट्रेड हो सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन है, तो जिसकी वजह से हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। राइज इन एक्सपोर्ट भी नहीं, क्योंकि हमारी चीजें तो एक्सपेंसिव हो रही हैं। तो डेफिसिट ट्रेड बैलेंस फॉर दी कंट्री वाई, तो वाई का तो हमें बताया ही नहीं हुआ, क्योंकि वाई के मुकाबले में तो ज्यादा एक्स के अंदर जो है इन्फ्लेशन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है डेफिसिट ट्रेड बैलेंस फॉर कंट्री एक्स, क्योंकि एक्स के अंदर इन्फ्लेशन है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो डेफिनेटली वो ज्यादा इंपोर्ट करेगा, तो जिससे उसका ट्रेड बैलेंस जो है वो घाटे में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ एन इकोनॉमी हैज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4, autonomous consumption is 30 crore, the relevant consumption function would be, तो यहाँ पे हमारे पास चार choices हैं। C is equal to 30 plus 0.75y, C is equal to minus 30 plus 0.25y, 30 plus 0.25y, C is equal to minus 30 minus 0.25y। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो C है, तो जब हम कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, C जो है डेट इज कंजम्पशन, C जो है ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, प्लस B जो है डेट इज दी एमपीसी, Y जो है डेट इज दी नेचुरल इनकम। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मल्टीप्लायर की वैल्यू दे रखी है, तो हमें पता है कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो इसके बराबर होता है K इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। तो यहाँ पे हमने K की वैल्यू डाल दी है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 4 इंटू 1 इंटू 4 एमपीसी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये जो 4 है ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, या इसको हम ऐसे करते हैं 1 इधर ले जाते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे -1, और इधर जो है 4 एमपीसी जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एमपीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं 3/4, तो ये आ जाती है 0.75। ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है 30 है, और एमपीसी की वैल्यू जिसको हम बी भी लिख सकते हैं 0.75 है। तो ये जो है दिस इज द आंसर, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है। तो इस तरह से आपने निकालना है। उसी तरह हम देखते हैं कि इसके अंदर भी इंटरनल चॉइस है। इफ इंक्रीज इन नेचुरल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन सेविंग, कि जितनी नेचुरल इनकम के अंदर वृद्धि होती है उतना ही सेविंग इंक्रीज होता है, तो एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, क्या वो इक्वल टू 1 होगी? क्योंकि देखो जितना हमने कमाया, जितनी नेचुरल इनकम होती है उतना ही सेविंग होता है, तो डेफिनेटली वहां पे एमपीसी की वैल्यू जो है वो डेट इज नॉट इक्वल टू 1, ना ही मोर देन 1, लेस देन 1 भी नहीं है। तो ये जो है इक्वल टू 0 है, क्योंकि सारा का सारा पैसा हम सेव कर लेते हैं, तो एडिशनल कंजम्पशन नहीं होता, तो वहां पे एमपीसी की वैल्यू जो है वो 0 होगी। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.25। यहाँ पे हमें एमपीसी की वैल्यू दे रखी है, सॉरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू दे रखी है 0.25। What will be the value of increase in income if investment increase by 200? तो यहाँ पे हमने चेंज इन इनकम बतानी है, अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज इंक्रीज बाय 200। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमें ऑप्शन दे रखी है 200 करोड़, 150 करोड़, 1000 करोड़, 800 करोड़। तो अब हम देखते हैं कि इसका राइट सोल्यूशन हमने क्या निकालना है। देखो यहाँ पे हमें एमपीएस की वैल्यू दे रखी है, उसी तरह चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखी है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है दैट इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और इसी तरह हमें ये भी पता है कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब यहाँ पे देखो जो चीज गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज गिवन, a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हमने k की वैल्यू निकाल ली है। अब k की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो ये हमने ऊपर डाल देनी है। यहाँ पे हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 200, और यहाँ पे चेंज इन इनकम की हमने वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 204 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चेंज इन इनकम जो है दैट इज इक्वल टू 800, 200 इंटू 400। सो दिस इज द राइट ऑप्शन डी।
उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है। मनी सप्लाई इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। और सेकंड जो है मनी सप्लाई M1 रेफर टू एसेट अवेलेबल विद द कमर्शियल बैंक ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। Statement 1 is true, statement 2 is false, statement 1 is false, statement 2 is true, both statement are true, both statement are false। क्योंकि M1 के अंदर हम डिमांड डिपॉजिट को भी इंक्लूड करते हैं, तो ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है दे आर फॉल्स। तो डी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है, असर्शन ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है दैट रेफर टू द एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखो जो फुल एम्प्लॉयमेंट है एक ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर मतलब लोग अपनी मर्जी से जो है बेरोजगार नहीं होते। उसका जो रीजन है कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के अंदर जो लोग विलिंग है और जो लोग कैपेबल है उनको प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम मिलता है। तो हमारे पास ये चार ऑल्टरनेटिव है कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू है। रीजन आर जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। बोथ assertion A and reason are true. Reason R is not the correct explanation. Assertion A is true but reason is false. D जो है assertion A is false but reason is true. तो यहाँ पे जो आंसर है कि देखो दोनों A जो है दोनों ट्रू है और रीजन R जो है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion A। इसी के साथ ही हमारा MCQ पार्ट खत्म होता है। कल हम जो लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं उसको डील करेंगे।